डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन योर यूट्यूब चैनल दर्श इंग्लिश क्लासेस। मेरे प्रिय विद्यार्थियों का दर्श इंग्लिश क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको ज्ञात है, हम आज क्लास 9th यूपी बोर्ड 2023 में जो बोर्ड परीक्षाएं आयोजन की जा रही हैं, उन बोर्ड परीक्षाओं के प्रश्न पत्र का अध्ययन कर रहे हैं। और आज हम क्लास 9th यूपी बोर्ड के उस मॉडल पेपर के दूसरे पार्ट में पहुंच चुके हैं जो लिटरेचर से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं आपके प्रश्न पत्र में। आज उसकी जानकारी हम लेंगे। सेक्शन डी, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जो कि लिटरेचर से संबंधित होता है, अर्थात आपके पर्टिकुलर बुक से संदर्भित होता है, जिसमें प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री जैसे पार्ट हैं और उन्हीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 26, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर दैट फॉलो इट। आपको एक पैसेज दी गई है और इस पैसेज को आपको वेरी केयरफुली रीड करना होगा। उसके बाद आप इनमें से जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों का जवाब देना होगा। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब हम इस पर्टिकुलर पैसेज को सबसे पहले पढ़ते हैं। मार्जी वाज स्कॉर्नफुल, आई हेट स्कूल, शी ऑलवेज हेटेड स्कूल, बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी and she had doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the country inspector. She wrote in her diary that night. यदि आपको पता हो, अगर आपको ज्ञात हो, तो ये जो पर्टिकुलर पैसेज है, ये पर्टिकुलर पैसेज आपके चैप्टर 1 जो कि प्रोज से संदर्भित है, द फन दे हैड, इस पर्टिकुलर चैप्टर का ये एक पैसेज है। और इस पैसेज से आपको दो प्रश्न दिए गए हैं, उन दो प्रश्नों का आपको जवाब देना होगा। फर्स्ट क्वेश्चन इज माफ करिएगा, हु हैड गिविंग मार्जी टेस्ट। ये जो मार्जीज है, यानी ये जो मार्जी है, ये मार्जी को टेस्ट कौन दिया करता था? द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग मार्जीज टेस्ट। जो मैकेनिकल टीचर था, यानी जो यांत्रिक जो अध्यापक था, वही मार्जी को टेस्ट दिया करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज मार्जी स्कॉर्नफुल अबाउट। ये जो मार्जी है, ये किस चीज़ के बारे में स्कॉर्नफुल थी? नाउ यू हैव 4 ऑप्शंस। आपके पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 जियोग्राफी, ऑप्शन नंबर 2 कंट्री इंस्पेक्टर, ऑप्शन नंबर 3 द स्कूल एंड ऑप्शन नंबर 4 हर मदर। अभी भी आपने पैराग्राफ पढ़ा और इस पैराग्राफ का जो फर्स्ट लाइन, जैसा कि अभी आपने देखा, मार्जी वाज स्कॉर्नफुल, आई हेट स्कूल, बस यहीं पे आपका आंसर छिपा हुआ है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर 3 है, द स्कूल, इट इज़ द राइट आंसर। यही इस प्रश्न का सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 25 वर्ड्स ईच। आपको 3 प्रश्न दिए गए हैं और इन 3 प्रश्नों में से किसी भी 2 प्रश्न का आपको जवाब देना है, जिसके लिए आपको 4 मार्क्स दिए जाएंगे। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डिड औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ पुंगी। जो औरंगजेब था, उसने पुंगी बजाने को क्यों बैन कर दिया, क्यों ऑब्जेक्शन लगाया? नाउ आंसर इज, औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ द पुंगी। औरंगजेब ने जो पुंगी था उसको बजाने पे रोक इसलिए लगाया, बिकॉज इट हैड अ श्रील एंड अनप्लीजेंट साउंड। जो पुंगी की जो साउंड था वो बहुत ही श्रील था, यानी कि बहुत ही तीक्ष्ण था, बहुत ही तीव्र था। अनप्लीजेंट यानी बहुत ही आप दुखद कह सकते हैं। एक ऐसी ध्वनि, एक ऐसी आवाज़ जिससे मानसिक शांति डिस्टर्ब हो जाए, ऐसी आवाज़ थी पुंगी की। और यही कारण था कि औरंगजेब ने पुंगी बजाने से बैन कर दिया। क्वेश्चन नंबर बी की तरफ बढ़ते हैं। हु स्पॉटेड एल्विन्स पोटेंशियल। जो एल्विन लड़की है, उसकी पोटेंशियल्स को, उसकी क्षमताओं को
किसने पहचाना? नाउ योर आंसर इज रॉन फोबर्स हेल्प हर टू कंटिन्यू विद म्यूजिक। ये जो रॉन फोबर्स हैं, ये जो एक बहुत ही ये बड़े परक्यूशनिस्ट थे, बहुत ही बड़े ये ताल वादक थे, इन्होंने ही उस एल्विन की पोटेंशियल को पहचाना। ही स्पॉटेड हर पोटेंशियल, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, अपने ईयर्स यानी अपने कानों से तुम मत सुनो। आपको पता होगा ये लेसन जब आपने पढ़ा होगा कि ये जो एल्विन लड़की है ये थोड़ी बहरी है, इसको सुनाई नहीं देता। ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे। ये जो रॉन फोबर्स हैं ये कहते हैं कि तुम अपनी कानों से सुनने का प्रयास मत करो, इसको दूसरे किसी तरीके से सेंस करने का प्रयास करो, अनुभव करने का प्रयास करो। ही बिगेन बाई ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स, और स्टार्टिंग में उन्होंने 2 ड्रम्स, जो बड़े बड़े बहुत ही विशाल ड्रम जो ढोल होते हैं, जिसको आप ढोलक कहते हैं अपनी भाषा में, वो दो ढोलकों के ऊपर अलग अलग नोट्स, अलग अलग लय को उन्होंने जब प्रोड्यूस किया और कहा इसे पहचान के देखो, और वहाँ से इस लड़की की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आती है और फिर ये बहुत आगे तक बढ़ती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ ओल्ड आर मार्जी एंड टॉमी? ये आपका थर्ड क्वेश्चन है, सी होना चाहिए, यहाँ पे माइनर प्रिंटिंग है। हाउ ओल्ड आर मार्जी एंड टॉमी? आपको बताना है कि मार्जी और टॉमी का रियल एज क्या था। मार्जी एंड टॉमी लाइव इन फ्यूचर इन द ईयर 2157 ईयर्स। ये जो टॉमी और मार्जी लड़की है, ये अगर आपने इस लेसन को पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ये सन 2157वां वर्ष, यानी कि ये फ्यूचर में, ये भविष्य में जो आने वाले समय है, इसकी कल्पना इस पर्टिकुलर ऐसे में, इस पर्टिकुलर चैप्टर में की गई है। दे आर नेबर्स एंड स्पेंड टाइम टुगेदर। ये दोनों लड़कियां नेबर्स हैं, पड़ोसी हैं, और ये दोनों समय को साथ साथ सदुपयोग करती हैं। मार्जी इज़ अ गर्ल ऑफ 11 ईयर्स। जो मार्जी लड़की है वो 11 वर्ष की एक लड़की है। एंड वाइल टॉमी इज अ बॉय ऑफ 13। ये जो टॉमी है ये एक लड़का है जो कि 13 वर्ष का है। आप कंफ्यूज ना होइए, आप ध्यान दें, मार्जी एक लड़की है जो कि 11 वर्ष की है और टॉमी एक बॉय है जो कि 13 वर्ष का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, मैच दी फॉलोइंग वर्ड्स अंडर ए विद दियर मीनिंग अंडर बी। आपको ये कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनको आपको मैच कराना है, जिसके लिए आपको 3 मार्क्स निर्धारित किए गए हैं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपने इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट न देखा हो तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जा कर के आप लिंक के द्वारा आप हमारे फर्स्ट पार्ट को देख सकते हैं, या आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के आप अपने पर्टिकुलर क्लास के प्लेलिस्ट को ओपन करें, आपको वहां से भी ये प्रोवाइड हो जाएगा। या आप चाहें तो आप रिसेंटली अपलोडेड वीडियो वाले कॉलम में भी जा कर के आप इस वीडियो को देख सकते हैं। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी, आपके पास 2 कॉलम दिए गए हैं, कॉलम ए एंड कॉलम बी। फर्स्ट कॉलम में डिसअपॉइंटेड, ये जो वर्ड है, इस पर्टिकुलर वर्ड की मीनिंग जो होती है वो अपसेट होता है, अर्थात डिसअपॉइंटेड को आप अपसेट के साथ मैच कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 है पैटेड, इट मीन्स होता है थपथपाना। यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है टैप्ड, ये भी सेम सेंस देता है, अर्थात इसका राइट जो मैचिंग होगा वो टैप्ड होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इम्प्लीमेंट, और इसके लिए आप टूल को जो एक बचा उसके साथ आप उसे मैच कर दें, यह आपका क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। आंसर एनी वन इन अबाउट 60 वर्ड्स, ये आपके पर्टिकुलर प्रोज सेगमेंट का क्वेश्चन है। आपको किसी भी एक प्रश्न का जवाब 60 वर्ड्स में देने हैं। आपको 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू नो अबाउट बिस्मिल्लाह खान्स अवार्ड्स। जो बिस्मिल्लाह खां थे, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, जो कि बहुत ही फेमस ताल वादक रहे हैं, माफ़ करिएगा, ये जो बिस्मिल्लाह खां हैं, इन बिस्मिल्लाह खां के बारे में, इनके जो अवार्ड्स, इनके जो पुरस्कार इनको मिले, इन पुरस्कार के बारे में आपको बताना है। नाउ हम बात करते हैं ओवर द ईयर्स द म्यूजिक लीजेंड वाज हेल्प्ड विद प्रेस्टिजियस अवार्ड्स एंड ऑनर्स। ये जो म्यूजिक लीजेंड्स थे, ये जो संगीत के बहुत बड़े नायक थे, ये इनके लाइफ में बहुत सारे प्रेस्टिजियस, बहुत सारे प्रतिष्ठित और बहुत सारे सम्मानजनक अवार्ड्स इनको मिले।
खान कंटिन्यूज टू बी वन ऑफ द फ्यू म्यूजिशियंस टू हैव रिसीव्ड द भारत रत्न। ये जो खान थे यानी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो थे, ये भारत रत्न से नवाजे जाने वाले म्यूजिशियंस हैं, संगीतज्ञ हैं। पद्म विभूषण, इनको पद्म विभूषण भी मिला। पद्म विभूषण के साथ साथ पद्म श्री भी इनको मिला है। संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड्स भी इनको मिला। तो ये कुछ ऐसे अवार्ड्स थे जिनको ये प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राइट द स्टोरी ऑफ द लिटिल गर्ल इन योर ओन वर्ड्स। अब आपको ये जो पर्टिकुलर लेसन आपने पढ़ा है द लिटिल गर्ल, इस लिटिल गर्ल की कहानी को आप अपने शब्दों में आपको लिखना है। नाउ लेट्स स्टार्ट द आंसर। द लिटिल ऑफ द स्टोरी refers to the main character that will be come across the little girl named केजिया। ये जो स्टोरी है जिसकी टाइटल जो हम बात कर रहे हैं द लिटिल गर्ल, ये जो लिटिल गर्ल है ये एक पर्टिकुलर छोटी सी बच्ची है जिसका नाम केजिया है। इस केजिया के चारों ओर ये पूरी कहानी घूमती रहती है। द थीम ऑफ द स्टोरी इज द रिलेशनशिप बिटवीन चिल्ड्रन एंड दियर पेरेंट्स। ये जो पूरी स्टोरी है इसकी जो थीम है वो एक पेरेंट्स और एक चिल्ड्रन के बीच के संबंध की स्टोरी है। एंड द राइटर कैथरीन मैन्सफील्ड वांट्स टू टेल अस दैट चिल्ड्रन शेयर अ वेरी इंपॉर्टेंट बॉन्ड ऑफ लव विद दियर पेरेंट्स। ये जो कैथरीन मैन्सफील्ड है वो हमसे ये बताना चाहती हैं कि जो बच्चे हैं ये एक वेरी इंपॉर्टेंट बॉन्ड, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बॉन्ड होते हैं, एक संबंध होता है लव का विद दियर पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ। ऑल्दो व्हेन चिल्ड्रन आर स्मॉल, जब बच्चे छोटे होते हैं, व्हेन दे आर यंग दे डोंट फील दैट दियर पेरेंट्स लव देम। जब वो छोटे होते हैं तो ये फील नहीं कर पाते, वो ये महसूस नहीं कर पाते कि उनके पेरेंट्स उनसे कितना ज़्यादा प्रेम और स्नेह करते हैं। बिकॉज दियर पेरेंट्स आर स्ट्रिक्ट, क्योंकि उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, कठोर होते हैं। एंड मेनी एक्शंस ऑफ द पेरेंट्स सीम्स अनजस्टिफाइड, और पेरेंट्स का बहुत सारे ऐसे स्टेप्स, बहुत सारे ऐसे डिसीजंस होते हैं जिनको लेने के बाद बच्चों के दिमाग में ये होता है कि हमारे साथ अनजस्टिफाइड हुआ है, हमारे साथ अन्याय हुआ है। बट एज चिल्ड्रन ग्रो अप दे रियलाइज दैट ऑल द एक्ट्स डन बाई दियर पेरेंट्स वर बेनिफिशियल फॉर देम। लेकिन जब ये बच्चे बड़े होते हैं तब ये महसूस करते हैं कि जो पेरेंट्स के द्वारा हमारे स्टेप्स लिए गए थे वो हमारे लिए कितने बेनिफिशियल थे, कितने लाभदायक थे, कितने हमारे लिए उपयोगी थे। द पेरेंट्स वर कंसर्न्ड फॉर देम एंड बीनीथ द स्ट्रिक्टनेस लाइज अ हार्ट ऑफ फुल लव फॉर द चिल्ड्रन। ये जो पेरेंट्स होते हैं ये अपने बच्चों के लिए कंसर्न होते हैं, चिंतित होते हैं, और बीनीथ द स्ट्रिक्टनेस, उनकी जो कठोरता होती है उसके नीचे एक प्रेम से भरा हुआ हर्ट लाइज करता है। स्ट्रिक्टनेस लाइज ए हर्ट फुल ऑफ लव फॉर द चिल्ड्रन। बच्चों के लिए उनके दिल में जो प्रेम जो दबा होता है वो उनके स्ट्रिक्टनेस के अंदर छिपा होता है, जो कि इन छोटे बच्चों को महसूस नहीं होता, दिखाई नहीं देता। लेकिन जैसे ये बच्चे बड़े होते हैं उनको इस चीज़ का एहसास होना शुरू हो जाता है। एंड दिस बॉन्ड ऑफ लव बिटवीन पेरेंट्स एंड दियर चिल्ड्रन हैज़ बीन हाईलाइटेड थ्रू दिस स्टोरी। इस पूरे स्टोरी में पेरेंट्स और बच्चों के बीच का जो संबंध है, जो रिलेशनशिप है, उसको हाईलाइट करने का इस पर्टिकुलर लेखिका ने प्रयास किया है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। रीड द पैसेज, रीड द फॉलोइंग स्टेंजा एंड आंसर क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। आपको एक स्टेंजा दी गई है और इस पर्टिकुलर स्टेंजा को रीड करके आपको इस स्टेंजा से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनके जवाब आपको देने हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द स्टेंजा। विंड कम सॉफ्टली, डोंट स्कैटर द पेपर्स, यू टोर द पेजेज ऑफ बुक्स, यू ब्रॉट रेन अगेन। ये पर्टिकुलर जो 4 लाइन्स आपको नज़र आ रही है ये आपके ही पोएट्री सेगमेंट का एक पोयम है विंड, और उसी विंड का ये 4 लाइन्स दी गई है। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड विंड डू। ये जो विंड है, ये जो हवा है, उसने क्या किया। अभी भी आपने पढ़ा इस विंड ने 3 बातें की। फर्स्ट नंबर में इसने पेपर्स को स्कैटर्ड कर दिया, सेकंड इसने बुक्स के पेजेस को फाड़ दी, एंड थर्ड वन इज ये दोबारा से रेन को ले आता है। तो नाउ आंसर इज विंड स्कैटर्ड द पेपर्स, इसने पेपर्स को बिखेर दिया। टोर द पेजेज ऑफ द बुक्स, किताबों के पन्नों को फाड़ दी, एंड ब्रॉट रेन अगेन, और फिर से उसने बारिश को ले आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट डिड द विंड ब्रिंग अगेन।
इस विंड ने कौन सी चीज़ को दोबारा लाया? नाउ योर आंसर इज द विंड ब्रॉट रेन अगेन। ये जो विंड है उसने बारिश को, वर्षा को दोबारा लाया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, जिसका जवाब आपको खुद ढूंढना होगा। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। आपको दिए गए पोएम्स में से किसी एक पोएम की सेंट्रल आइडिया लिखनी है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जहाँ तक मेरा पर्टिकुलर सुझाव है, मेरा आपको जो सलाह है वो ये है कि आप सेंट्रल आइडिया लिखने से बचें। क्वेश्चन उसी क्वेश्चन का जो अथवा करके और के बाद जो ऑप्शन दी गई है, राइट 4 लाइन्स पोएम्स फ्रॉम गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। आपको कोई भी कविता का 4 लाइन लिखना है, जिसके लिए आपको 3 मार्क्स दिए जाएंगे। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप ये बात हमेशा दिमाग में लेके चलें कि आप 2 पोएम की 4 लाइन्स ज़रूर लर्न कर लें, ताकि हो सकता है जो आपने लर्न किया हो वो पोएम की लाइन आपको प्रश्न पत्र में मिल जाए, तो उस प्रश्न पत्र में आए हुए लाइन्स को आपको नहीं लिखना होता है। इसी वजह से मेरा ये सलाह है आपको कि आप जब कभी भी पोएम्स को याद करें तो कम से कम 2 पोएम्स आप याद करें 4 लाइन्स, ताकि 4 लाइन्स अगर आ भी जाएँ तो 4 लाइन्स आप जो दूसरे वाले बचे हुए हैं उनको आप आराम से राइट डाउन कर सकें। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़ते हैं। पॉइंट आउट द ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग। कुछ आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं, इस स्टेटमेंट में आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है। एवरीथिंग कॉस्ट द सेम अ सिंगल डुडू। जो कुछ भी था उन सब की कीमत एक थी, अ सिंगल डुडू। ये बात सत्य है या असत्य आपको बतानी है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इट इज अ राइट स्टेटमेंट, अर्थात ये ट्रू है। क्वेश्चन नंबर बी की तरफ बढ़ते हैं। ईश्वरन वाज कॉबलर। ये ईश्वरन एक कॉबलर था। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये रॉन्ग ऑप्शन है, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर सी की तरफ बढ़ते हैं। टोटो वाज अ प्रेटी डंकी। इट इज राइट, ये सही है। द चाइल्ड वांटेड बर्फी एज इट वाज हर फेवरेट। यहाँ पे चाइल्ड है, इसे आप थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ध्यान देंगे। द चाइल्ड वांटेड बर्फी एज इट वाज हर फेवरेट। इट इज आल्सो अ राइट स्टेटमेंट। अर्थात ऑप्शन नंबर जो बी, जो क्वेश्चन नंबर बी था, वो फॉल्स स्टेटमेंट है और रेस्ट जो आपके ए सी डी हैं ये ट्रू स्टेटमेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ते हैं। आंसर एनी वन इन अबाउट 60 वर्ड्स। आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों के जवाब आपको 60 वर्ड्स में देने हैं। क्वेश्चन नंबर ए, गिव अ ब्रीफ समरी ऑफ द स्टोरी द लॉस्ट चाइल्ड इन योर ओन वर्ड्स। आपको अपने शब्दों में द लॉस्ट चाइल्ड स्टोरी का ब्रीफिंग करना है, संक्षिप्त परिचय देना है। नाउ योर आंसर इज द लॉस्ट चाइल्ड इज द स्टोरी ऑफ अ स्मॉल चाइल्ड। जो लॉस्ट चाइल्ड स्टोरी है वो एक छोटे से बच्चे की कहानी है। हु गेट्स लॉस्ट इन अ फेयर आर एन एग्जीबिशन। ये जो बच्चा है ये एक मेले में, एक प्रदर्शनी में गुम हो गया है। ही हैड गॉन विद हिज पेरेंट्स। वो अपने माता पिता के साथ गया था टू द फेयर, उस मेले में। बट लॉसेस देम व्हेन ही गेट्स फैसिनेटेड बाय लुकिंग एट अ राउंड अबाउट स्विंग। लेकिन जब वो लड़का एक राउंड अबाउट स्विंग को, एक आपने देखा होगा घिरनी जो होता है जो मेलों में लगाई जाती है झूला झूलने के लिए, उस झूले से जब ये फैसिनेटेड होता है, जब आकर्षित होता है, तो उसी बीच ये अपने पेरेंट्स से गुम हो जाता है, बिछड़ जाता है। द स्टोरी हाईलाइट्स द बॉन्ड ऑफ लव एंड अफेक्शन। ये जो स्टोरी है ये प्रेम और स्नेह के बॉन्ड को हाईलाइट्स करता है। दैट द चाइल्ड शेयर्स विद हिज पेरेंट्स। जो वो बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर बी, हाउ डज टोटो कम टू ग्रैंड फादर्स प्राइवेट जू। ये जो टोटो है ये अपने पेरेंट्स, अपने ग्रैंड फादर्स के प्राइवेट जू तक कैसे पहुंचता है, निजी चिड़ियाघर तक कैसे पहुंचता है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मेरा आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आप अपना कमेंट ज़रूर भेजें ताकि हमारा हर आने वाला वीडियो आज से बेहतर हो सके, उसमें सुधार हो सके। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हैं। सो प्लीज़ कमेंट आप ज़रूर इसमें कमेंट किया करें। जहाँ कहीं भी आपको कोई मिस्टेक हो, जहाँ कहीं भी आपको लगे कि इसमें सुधार होना चाहिए, वो अपना सुझाव आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताने का प्रयास करें। नाउ आंसर इज़ टोटो वाज ओन बाई अ टोंगा ड्राइवर। ये जो टोटो है ये टोंगा
तांगा वाला जो ड्राइवर होता है उसी ड्राइवर के यहाँ रहा करता था। हु यूज्ड टू कीप हिम टाइड टू अ फीडिंग ट्रफ, ये उसको बांध के रखा करता था। ग्रैंडफादर फेल्ट दैट द मंकी वाज आउट ऑफ प्लेस देयर, और ये जो ग्रैंडफादर थे इनको ये महसूस होता था कि ये जो मंकी है ये उस जगह पे नहीं है जिस जगह पे इसको होना चाहिए। सो ही डिसाइडेड टू ऐड द लिटिल मंकी टू हिज प्राइवेट जू, इसीलिए उन्होंने ये निर्णय लिया कि वो इस छोटे से बंदर को अपने निजी चिड़ियाघर में ऐड करेंगे, ला करके रखेंगे। ही ब्रॉट टोटो फ्रॉम द टोंगा ड्राइवर फॉर 5 रुपीज़, और उस टोंगा ड्राइवर से इन्होंने जो है 5 रुपये में इस छोटे से लिटिल से मंकी को परचेज किया और इसे अपने प्राइवेट जू में इन्होंने ले गया। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सबका तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारे इस वीडियो को लास्ट तक देखा और हमें सुना। थैंक यू फॉर सो मच।